लिखने का ख़्याल तो काफ़ी देर बाद आया जब सोचने समझने की सलाहियत डेवलप होना शुरू हुई। मैं इंसानी हकूक़ के बारे में लिखती हूँ, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे लिखती हूँ, मैं गवर्नेंस पे लिखती हूँ कि हुकूमत किस तरह से बेहतर हो सकती है। वो सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं, मैं उन सब चीज़ों के बारे में लिखती हूँ। अगर मैं सिर्फ बात इस हद तक करूँ कि मेरे दिल के करीब जो बहुत ज़्यादा इशू है वो ख़वातीन का इशू है, उसके बारे में आवाज़ उठाना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में जद्दोजहद करना मेरी अपनी स्ट्रगल का बहुत बड़ा पार्ट है। मुझे लगता है कि ख़बरों को जो सेंसेशनलाइज करके ऑलमोस्ट एंटरटेनमेंट बना के पेश किया जाता है, वो चीज़ जो है थोड़ा सा मीडिया का मसला है, जो हम अब एटलीस्ट डिजिटल पे कोशिश करते हैं कि एक ऑल्ट मीडिया जो है वो डेवलप करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक डिजिटल कंटेंट राइटर और प्रोड्यूसर हैं। हम इनसे जानेंगे कि डिजिटली कंटेंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और मीडिया के क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ हम इनसे ये भी जानेंगे कि राइटिंग का शौक़ और जर्नलिज्म की तरफ रुझान इनका कब डेवलप हुआ और ये ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, इनका विज़न और मिशन क्या है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना जदून साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सिचुएशन को चैलेंज करें। ये एक ट्राउट फिश होती है जो लहरों के मुखालिफ सफ़र करती है, तो आप में ये एक सलाहियत, ये एक खूबी पाई जाती थी। आपने कब सोचा कि आप लिख के माशरे को चेंज करेंगी? लिखने का ख़्याल तो काफ़ी देर बाद आया जब सोचने समझने की सलाहियत डेवलप होना शुरू हुई। आई थिंक इंटर मैंने ख़त्म किया था और तब वो आप पे प्रेशर होता है कि आप डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है, कुछ ऐसा पढ़ना है जिससे मेरी थोड़ी सी सोच खुले या मुझे पता चले कि दुनिया में और भी मुख्तलिफ ख़यालात हैं जिनको मैं एंटरटेन कर सकती हूँ। तो तब मैंने पॉलिटिकल साइंस और मीडिया पढ़ने की चॉइस की थी और राइटिंग उसके साथ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट होती गई, क्योंकि आई थिंक जब आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से गुजरे हो तो राइटिंग ऑल्सो बिकम्स समथिंग जो आप आराम से कर सकते हो या आपका रुझान उस तरफ हो जाता है। मैम, आप द नेशन में भी लिखती हैं, इसके अलावा भी कई प्लेटफॉर्म्स पे लिखती हैं। ज़्यादातर टॉपिक्स जिनको आपने चूज़ किया लिखने के लिए वो कौन से हैं? मैं इंसानी हकूक़ के बारे में लिखती हूँ, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे लिखती हूँ, मैं सोशल इश्यूज़ पे लिखती हूँ जो इंसानों से रिलेटेड हो, इंसानी हकूक़ से रिलेटेड हो। मैं गवर्नेंस पे लिखती हूँ कि हुकूमत किस तरह से बेहतर हो सकती है, एनवायरनमेंट के बारे में मैं बात करती हूँ। वो सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं, मैं उन सब चीज़ों के बारे में लिखती हूँ। मैम, आपके ख़्याल में अब तक कौन सा ऐसे सबसे बड़ा मसला है जो आपने हाईलाइट किया है? मेरे दिल के करीब जो इशू है, मतलब आई डोंट थिंक वैसे इश्यूज़ को कैटेगराइज करना चाहिए क्योंकि वो फिर एक कंपैरिजन वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात इस हद तक करूं कि मेरे दिल के करीब जो बहुत ज़्यादा इशू है वो ख़वातीन का इशू है, उसके बारे में आवाज़ उठाना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में जद्दोजहद करना मेरी अपनी स्ट्रगल का बहुत बड़ा पार्ट है। मीडिया की फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नज़र में क्या है? मुझे लगता है कि ख़बरों को जो सेंसेशनलाइज करके ऑलमोस्ट एंटरटेनमेंट बना के पेश किया जाता है, वो मुझे सबसे बड़ा मसला लगता है। जो ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है जब आप लिखना शुरू करते हैं, आप जब लोगों के ओपिनियंस फॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके आपका काम मैं महसूस करती हूँ आपका काम एज अ जर्नलिस्ट है लोगों के सामने ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स पेश करना, और लोग फिर इस बात अपनी सोच समझ से फ़ैसला करें कि उनको क्या बात समझ आती है। तो मुझे लगता है वो चीज़ जो है थोड़ा सा मीडिया का मसला है, जो हम अब एटलीस्ट डिजिटल पे कोशिश करते हैं कि एक ऑल्ट मीडिया जो है वो डेवलप करें। मैम, डिजिटल पे अपना कंटेंट क्रिएट करना वो किस हद तक मुश्किल है और इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं? आई थिंक फ़र्क जो है बेसिक वो एज़ मर्द और औरत भी आ जाता है, क्योंकि मैं एज एन औरत देर आर सर्टन थिंग्स आई कैन से, देर आर सर्टन थिंग्स आई कैन नॉट से। जो मेरे काउंटर पार्ट्स होंगे शायद उनको बहुत थोड़ी सी ज़्यादा लेवरेज होगी गुफ्तगू करने की, उनका पहनावा कैसा है, लोग इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करेंगे। तो वो चीज़ दूसरी। फिर आई थिंक बाकी तो लिखना आपको बस इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। देन यू हैव टू डेवलप ए वेरी थिक स्किन कि अच्छा ठीक है, ये लोग जो सिर्फ खामखा में आपको ट्रोल कर रहे हैं,
आप उनको इग्नोर करो, और बाकी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं आप उसको डेफिनेटली एंटरटेन करो, लोगों के साथ डायलॉग क्रिएट करो। मैम आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप लिखने के साथ साथ आने वाले वक्त में और क्या करना चाहती हैं जिससे ख़वातीन की कोई हेल्प हो सके, या माशरे में किसी भी और सोशल इशू पे कोई आप अपना किरदार अदा कर सकें? ये भी थोड़ी वो वाली बात है कि मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ गोल्स एंड एम्स इन लाइफ, लेकिन वो कहाँ लेके जाएंगे वो तो मुझे लगता है अल्लाह मियाँ को पता है। मेरा जो अपना ज़ाती एजेंडा है वो ये है कि मैं वो करती रहूँ जो मैं करती हूँ, वो जद्दोजहद करती रहूँ, खा वो लिखने की सूरत में हो, एक्टिंग की सूरत में हो, थिएटर बनाने की सूरत में हो, या वो फिर एक्टिविज़म की सूरत में हो। तो मैं इन सब कामों को कंटिन्यू करूँगी और देखते हैं फिर आगे किस्मत में क्या लिखा है। मैम एक्टिंग का शौक़ आपके अंदर कब डेवलप हुआ? एक्टिंग का शौक़ मेरे अंदर आई थिंक शुरू से था। मतलब मेरी इमेजिनेशन बहुत विविड है, और जब भी मैं बहुत ज़्यादा एज अ चाइल्ड भी अपसेट फील करी होती थी तो फिर आई वुड गो इनटू माय ब्रेन एंड थिंक ऑफ सिचुएशंस जिसमें मैं अपने आप को खुश कर सकूं, तो वो एसेंशियली एक्टिंग ही है। फिर जब मैं मैंगो बास पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जिसके लिए उनको कोई एक्टर नहीं मिल रही थी क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा रेडिकल थी। बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे ये करना है, और मुझे इस तरह का काम करना भी पसंद है जो थोड़ा सा नैरेटिव को चेंज करता हो। इस तरह की स्क्रिप्ट्स मुझे अच्छी लगती हैं। मैम बतौर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आप क्या क्या काम कर रही हैं? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को मैंने भी ये अपनी आइडेंटिटी में काफ़ी तरीक़ों से इनकॉर्पोरेट किया है। वो मेरी राइटिंग में भी आता है, मेरी एक्टिंग में भी आता है, वो प्रोटेस्ट पे जाने से भी आता है, वो अगर कोई मूवमेंट चल रही है इस मुल्क में उसको किस तरह से मैं सपोर्ट कर सकती हूँ वीडियो फॉर्म में, या क्या कहते हैं पर्सनली जाके ऑन ग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। मैम मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिससे आप कभी इंस्पायर हुई और आपने सोचा कि यार ये जो बंदा है ना ये ठीक बात करता है, उससे इंस्पायर होकर आपने सोचा कि मैं भी अपना लिखूंगी, अपना एक नैरेटिव पेश करूंगी, वो कौन था? कोई एक इंसान नहीं है। आई फील लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा लोग कई ज़्यादा पॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। आई थिंक जो एक चीज़ मेरे अंदर हमारी अम्मा ने इनकॉर्पोरेट की थी वो ये थी कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो जब आप एक बच्चे को ये सिखा देते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो तो वो बच्चा फिर मेहनत करने पे भी कायल हो जाता है, वो अपनी जद्दोजहद में के साथ कंफर्टेबल भी हो जाता है, काफ़ी जगहों पे अपने आप से इंस्पायर होता है क्योंकि आपने हर साल के लिए, हर दिन के लिए अपने गोल सेट किए होते हैं कि आज मैं ये इंसान थी तो मैं कल किस तरह की इंसान होंगी। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप टू अदर पीपल इट हैज़ ऑलवेज बिन अबाउट लुकिंग अप टू माई ओन सेल्फ एज वेल, कि अपने आप के साथ क्रिटिकल थिंकिंग करना, अपने आप के साथ एवेल्यूएशन करना, अपने दिन के बारे में सोचना, और आई थिंक वही चीज़ आप करते रहो ओवर टाइम तो आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ब्लॉगिंग आ जाती है, कंटेंट राइटिंग आ जाती है, इसमें और जो पुरानी चीज़ें थी जो प्रिंट मीडिया में आती थी, हमारे अखबारात में आती थी, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आई थिंक डिजिटल मीडिया जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देता है बात करने की, अपने तरीके से बात करने की। जो हम आजकल के बच्चे हैं, अब यूथ आपकी जो है वो ऑलमोस्ट 64 to 68% है। इफ़ इतनी बड़ी पॉपुलेशन का चंक ये लोग हैं तो आपको अपने मीडिया को भी इसी तरह पैकेज करना पड़ेगा जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियन से लेके हमारे मीडिया एंकर से लेके सब बहुत हमारे से बड़ी उम्र के लोग हैं जिनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते, ना उनको हमारा पता है। तो वो जो गैप फिल करना है ना, आई फील डिजिटल वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। मैम दो किस्म के लोग हैं, एक वो हैं जो अपने हालात पे मुतमईन हैं और खुश हैं, वो किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते। दूसरे वो लोग हैं जो एक्सट्रीम पे हर चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? आई थिंक रास्ता हमेशा दरमियानी ही होता है, रास्ता कभी एक्सट्रीम पे नहीं निकलता है। क्या कहते हैं, क्योंकि वरना उसको सोल्यूशन फाइंडिंग तो नहीं कहते, वरना तो आप आइडियोलॉजी के कायल हो जाएंगे सिर्फ और आप कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। आई थिंक जो बीच में मसला है वो ये है कि गुफ्तगू का मसला है, बातचीत का मसला है। वो लोग जो एक्सट्रीम्स पे हैं उनको टेबल पे लाने का मसला है, उनको गुफ्तगू सिखाने का मसला है कि बात एक दूसरे से करनी कैसे, एक दूसरे की राय को एक्सेप्ट कैसे करना है और उसमें से एक मिडिल ग्राउंड कैसे निकालना है। हम लोगों की लड़ाइयाँ तो एक्सट्रीम से आगे जाती ही नहीं है। हम लोग सिर्फ लफाजी लड़ाइयाँ लड़के जिन लोगों का उस पर इम्पैक्ट हो रहा है ना उनसे गुफ्तगू करते हैं, बस अब अपने घर चले जाते हैं। थिंक अगर हम बातचीत शुरू कर दें तो उससे उधर से ही सारे मसले हल होना शुरू हो जाएं। मैम कोई ऐसा ब्लॉग, कोई ऐसा कॉलम जो अब तक का आपका सबसे फेवरेट हो या आपके दिल के बहुत करीब हो? मेरा एक ब्लॉग था, इट वाज कॉल्ड ऑप-एड द नेशन के लिए मैंने लिखा है, इट वाज कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
और उसमें जो मैंने थॉट दी थी वो ये थी कि हमें हिस्ट्री जिस तरह से पढ़ाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस है ऑन हाउ मैन मेड इन्वेंशंस, और उसमें औरतों की हिस्ट्री हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती है। तो लेकिन मैन की एक जो बड़ी क्रिएशन है इंटरनेट, इट्स गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड एंड इट्स गोइंग टू चेंज द सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज इंटरनेट है, इंटरनेट ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को डरा भी दिया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की न्यूज़ भी आ जाती है। तो अब कोई ना कोई सोशल फैब्रिक में आपका चेंज आएगा, कोई ना कोई बैलेंस तो ज़रूर आएगा। और अब देखना ये है कि क्या दुनिया के लोग इतने स्मार्ट हैं टू डील विद दीज चेंजेस, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि खबर बाहर नहीं जा रही है, अब डरा के धमका के चुप करा के सब बैठा देते थे लोगों को, अब नहीं होता ऐसे। तो दैट वाज द आइडिया कि अ सोशल चेंज इज़ गोइंग टू अकर। मैम, कासिम अली शाह साहब को आपने सुना भी है थोड़ा बहुत और उनकी फाउंडेशन भी है, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगी? आई थिंक इट्स अमेजिंग टू फाइंड पीपल जो कि सिर्फ अपने आप से ज़्यादा लोगों के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। जैसे आपने पहले भी कहा कि लोग एक्सट्रीम्स पे रहते हैं और गुफ्तगू की तरफ भी नहीं आते हैं। आई थिंक उस तरह के माहौल में वो लोग जो दूसरों का एहसास करते हैं, वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और लोगों के लिए भी ज़िंदगी बहुत बेहतर करते हैं। और आई थिंक एक चैनल ऑफ इनकरेजमेंट है, उनसे और लोग सीखेंगे, उनसे और लोग सीखेंगे, और जितनी बड़ी ये कम्युनिटी होती जाएगी उतने लोगों के लिए शायद ज़िंदगी और आसान हो जाए इंशाल्लाह। मैम, राइटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे आगे राइटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, आप उनको क्या टिप्स देंगी? अच्छा, टिप्स भी थोड़ी वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन आप लिख क्या रहे हैं। जैसे आर्टिकल आप या ब्लॉग लिख लेते हैं तो वो तो बड़ा कैजुअल है, आप उसमें अपना राय देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा और अखबार में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें फैक्ट्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिविटी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। फिर आप डिजिटल के लिए लिखते हो तो उसमें आपको एक सर्टन लैंग्वेज, आई वुड इनकरेज कि आप जो अपनी रिसर्च है ना वो शुरू करें। सबसे पहले देखें ऑपेड किस तरह लिखा जाता है, एडिटोरियल किस तरह लिखा जाता है, ब्लॉग लोग किस तरह लिख रहे हैं, आर्टिकल लोग किस तरह लिख रहे हैं, और फिर किस किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह लिखा जा रहा है, अखबार में लोग कैसे लिख रहे हैं, डिजिटल पे कैसे लिख रहे हैं। आपको उधर से आइडिया, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपकी वो स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगी, आप खुद आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि हमारी स्किल किस तरह इम्प्रूव हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना जदून साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग मीडिया के चैलेंजेस और राइटिंग स्किल्स पे बात सुनना चाहते थे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।